मजा फरमाया आपने। वजह यही है मेरा आने की और मेरी लीगल टीम इसमें वज़ीर साहब और हमें, तो हमने मुनासिब समझा कि ये चीज़ रिकॉर्ड पे लेके आई जाए ताकि चीज़ें जो डिस्टॉर्ट होकर पेश की जाती हैं ये ना हो। वजह यही है आने की। और बिलाल भाई ने से कहा कि सिटी कोर्ट में इस वक्त जो मैटर चल रहा है वो 2 ऑर्डर्स जो उन्होंने पास किए हुए हमने उनको चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट में। नंबर 1 एमएलसी का मेडिको लीगल एग्जामिनेशन की बात चल रही है। मैं नंबर ऑफ टाइम सुनता रहता हूँ एमएलओ एमएलओ एमएलओ, इट्स नॉट एमएलओ। ये मेडिको लीगल एग्जामिनेशन की बात होती है जो एमएलओ साहब करते हैं। एमएलओ साहब मेडिकल लीगल ऑफिसर होते हैं जिन्होंने ये करना होता है। तो मैं कभी ठीक है, सुनता रहता हूँ बात चलती है एमएलओ 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 नहीं है, एमएलसी थैंक्स फॉर करेक्शन। जी जी, थैंक्स फॉर करेक्शन। एमएलसी। जी जी हाँ। सो बात ये है, उसके बाद हमने चैलेंज किया है उनका ऑर्डर अपना एडीजे नंबर 7 साहब का, इलियास मेमन साहब का, उन्होंने जिसपे कॉग्निजेंस ली है इन तमाम सेक्शंस में। और हमने ये बोर्ड को हाई कोर्ट में गुजारिश की है कि ये जो कॉग्निजेंस ली गई है ये इन अकॉर्डिंग लॉ नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन की जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो जज साहब ने उसकी डेप्थ में जाए बगैर ही कर्सरी तौर पे देख के ऑर्डर कर दिया है जो नॉट वारंटेड बाय लॉ है। सो इसलिए इसको कलंदन करा दिया जाए। हमारा मौकफ हाई कोर्ट में ये है दोनों पिटिशंस पे। और स्पेशली एमएलसी की बात की जाए तो इससे पहले मैं सरप्राइज भी हूँ, मैंने आर्गुमेंट भी रखा था अपना एडीजे साहब के सामने कि एमएलसी एक मरतबा जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब रद्द कर चुके हैं, 26 नंबर मजिस्ट्रेट साहब। सो आप भी इस वक्त जब कैपेसिटी है आपकी वो एक बीइंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो आप दोबारा बीइंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते क्योंकि क्रिमिनल लॉ में रिव्यू का पावर है ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस बात को सुना ही नहीं और नहीं देखा। और दूसरी बात मैंने जो वहां उठाई इस दरखास्त के हवाले से वो ये थी कि पहली दरखास्त जो फाइल की थी वो आयुष साहब ने की थी, वो इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज था, दरखास्त थी जो कोर्ट ने नहीं मानी। उस ऑर्डर के खिलाफ वो चले गए रिवीजन में बिफोर एडीजे साहब, वो नॉन मेंटेनेबल हुई। उसके बाद वो हाई कोर्ट में आए, तो हाई कोर्ट में जो हमारे एडवर्सरी वकील साहब हैं तो उन्होंने खुद से अब दरखास्त की कोर्ट को कि क्योंकि इसमें सेक्शन लग गए हैं तो मैं नहीं चाहता इस केस को मजीद चलाना, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि ठीक है आप भले नीचे कोर्ट में जाएं, अगर आप समझ रहे हैं कि आपको वहां से दाद रसी होगी तो आप वहां चले जाएं। तो वो फिर आगे एमएलसी मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के लिए दरखास्त दी उन्होंने आगे 7th एडीजे साहब को, जो उनके पास इस वक्त स्पेशल ट्रायल है उनके ख्याल में, जो हम समझते हैं कि वो स्पेशल कोर्ट नहीं है इस केस में, हम ये समझते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो न कॉग्निजेंस ले सकते हैं न वो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ जो उन सेक्शंस में कहा गया है उस पर वो पूरे उतरते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कोर्ट में रखी हैं। और जो पहले दिन से हमारा स्टांस है इस हवाले से ये कि जो खातून है, जो विक्टिम है, उसकी मॉडेस्टी को सिर्फ इन्फ्लुएंस किया जाएगा, सिर्फ उसको खुदा न खासा दागदार करने की कोशिश है, अदरवाइज इस एमएलसी से आना कुछ नहीं। बाय वर्च्यू ऑफ लॉ जैसे फैक्ट नहीं कर रहा, जैसे बात नहीं कर रहा, बाय लॉ कह रहा हूं। एक मिनट फारूकी साहब जी, आप अदालत में हैं और आप लॉयर हैं मुल्जमान की साइड के। जाहिर है कि बहुत सारे लोग हम पर एतराज कर सकते हैं कि यार आप तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, या यूट्यूब के ऊपर आके आप दावे कर रहे हैं। आप हकीकत कौम को बताएं, ये जो जमानत जब हुई और मुस्तरद की गई, वो जो कहा गया, हमने ये कहा कि आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एप्लीकेशन दी 2 सितंबर को 2:15 पर, और ये ऑर्डर जो जेल भेजा गया जुबानी ऑर्डर के ऊपर भेजा गया। ये थोड़ा सा लोगों को समझाएं कानून की नजर में
कि ये कितनी गैर कानूनी जो इकदाम था ये किया गया, और इसकी जो जमानत के हवाले से जो फैसला किया गया उसकी कानूनी हैसियत क्या रह गई है अब? जी, बहुत अच्छा सवाल किया बिलाल आपने। हमने जब ये देखा कि हमें 2 दिन तक कोई ऑर्डर नहीं मिला, और तो हमने मजबूर होके हमने दरख्वास्त फाइल की बिफोर सेशन जज साहब कि वो डायरेक्ट करें कोर्ट को कि हमें कॉपी सप्लाई की जाए ताकि हम पढ़ें और हम उसको असेल कर सकते हैं बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। तो अनफॉर्चुनेटली 2 दिन तक मुस्तकिल मेरा जो एसोसिएट है वो वहां रहा, लेकिन पता हमें ये चला कि साहब ऑर्डर लिखवा रहे हैं। तो हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि ये जो सेक्शन 24A है जनरल क्लॉज एक्ट, वो ये कहता है, और इस पे नंबर ऑफ साइटेशंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, कि जब जज साहब कोई भी ऑर्डर तब तक पास नहीं कर सकते, अनाउंस नहीं कर सकते जब तक वो रिटन में लिखा हुआ ना हो, उन्हें साइन ना किया हो। साइन भी मस्ट है। तो वो जज साहब ने जब वो चीज फासला लिखा ही नहीं था, साइन तो दूर की बात, तो हाउ जज साहब ने वो अनाउंस कर दिया। इस बार सरप्राइजिंग, हमारे लिए सरप्राइजिंग था ये। तो हमने तब गुजारिश की, जी शॉकिंग था हमारे लिए। तो हमने जाके कंप्लेन इसको कह सकते हैं आप, हमने वहाँ डीजे साहब के पास गए, तो उन्होंने वहां पे वो एक्शन लिया, और एक्शन इन सेंस उनसे कमेंट्स मंगवाए, तो उन्होंने बताया कि मैंने प्रोवाइड कर दी कॉपी। तो ये मेरा एक सवाल है फारूकी साहब आपसे। जाफरी साहब आप मुझे नजर नहीं आ रहे। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आपको। थैंक यू। जाफरी साहब डिस्कनेक्ट हो गया। सर मैं आपसे एक बड़ा सवाल इस तरह का पूछ रही हूँ, है तो बड़ा ही फजूल सवाल, लेकिन ये सोशल मीडिया पे एक वो बहुत बनी हुई है कि कहा ये जा रहा है कि ये मेडिको लीगल जो है इसको करने के बाद ऑपोजिट साइड के वो जो साहब हैं वो फरमा रहे थे कि इससे ये भी पता चल जाएगा कि लड़की पे कितनी बार तशद्दुद हुआ, कब कब हुआ, और कितनी बार उसके साथ अल्लाह माफ करे जिनसे ज्यादती हुई, और किस किसने की। मतलब ये, और उसकी हड्डियां कहाँ कहाँ से टूटी, उस पर कहाँ कहाँ जुल्म किया गया। मतलब ये इतनी अजीब बात है कि आपको पता है कि दूसरी साइड के जो लोग हैं ना वो इस चीज को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें इसलिए लगता है कि मेडिको लीगल करवाना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये टेस्ट होने के बाद ये पता चल जाएगा कि परी जो है, मतलब वो जो लड़की है, उसके साथ ये सब कुछ कब कब कहां कहां और किस किसने किया। क्योंकि गैंग थ्योरी को बिल्डअप करने वाले लोगों ने ये भी नैरेटिव बिल्ड किया कि खुदा न खासा उस लड़की के साथ उस गैंग के तमाम अफराद कुछ गलत करते थे। तो प्लीज जरा बताएं कि मेडिको लीगल से क्या ये चीजें जो हैं वो साबित हो सकती हैं या नहीं हो सकती, या उनको पागल बनाया जा रहा है? जी, ये तो एक मैं कहूँगा हाइपोथेटिकल एक कहानी है जो लोगों को सुनाई जा रही है। इसका फैक्ट से और ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वजह उसकी ये है कि सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये मैं तमाम जोहला को बता दूं कि सर ने हाइपोथेटिकल का जो वर्ड इस्तेमाल किया है बेसिकली हाइपोथेसिस होता है। इसको मैं आपको बता दूं कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूजा, जो आप यहाँ पे घड़ते हैं। ठीक है सर, आगे आप कोशिश कीजिएगा कि सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाएं, क्योंकि यहाँ जोहला बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हमारी ऑडियंस की बात नहीं मैं कर रही, उनकी बात करियो जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं। जी 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 जी, मैं एहतियात करूंगा अल्फाज के चुनाव में फिर। जी सर। अच्छा, बात यह है कि जब जो एप्लीकेशन मूव की गई है, सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए कि उसमें है क्या। एप्लीकेशन मूव की गई है और जो कोर्ट के सामने ग्राउंड दिए गए हैं, वहां सिर्फ एक चीज है जो आर्ग्यूमेंट में भी आई, जो जज साहब ने अपने फैसले में भी लिखी, 7th एडिशनल सेशन जज साहब ने अपने फैसले में भी लिखी, कि मुद्दई का कहना यह है कि बच्ची के साथ 16 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के दरमियान कोई इंसिडेंट हुआ है। उसमें उन्होंने सेक्शन ऐड की है 375, उन्होंने एप्रीहेंशन जाहिर किया है उस पर भी, सिर्फ एप्रीहेंशन के खदशा है, उर्दू में बता दूं खदशा है। तो उस खदशे को साबित करने के लिए वो चाह रहे हैं कि वो एमएलसी हो। उसमें न गैंग की बात है, न उस तारीख में किसी के और होने की बात है। जो इवन जो अपना चार्ज शीट है उसको अगर देखा जाए तो वहां एलिगेशन जो जिसे हम बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि जहीर लेके गया
लड़की को यहाँ से। एलिगेशन टू दैट एक्सटेंट उस दिन का सिर्फ ये है, उसमें गैंग का होना न होना मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो गैंग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके अपने वर्बेटम या जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट है उनके बल खिलाफ है। एक बात तो आपने कही कि उससे क्या हो सकता है, तो उसमें न हड्डियों का आना है, तशद्दुद वाली बात भी नहीं आनी है उसमें। एक बात मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, जो वो चाह रहे हैं, उन्होंने स्पेसिफिक सेक्शन लिखा है 375 जी जिसका जो रैप के हवाले से है। तो मजीद उन्होंने न कोई लिखा है दरखास्त में, न कुछ आर्ग्यू किया है इस पॉइंट पे। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कानून की रो से देखा जाए और जो उन्होंने केस लॉ भी पेश किया और जिस केस लॉ पे ऑनरेबल कोर्ट ने रिलायंस किया, तो क्योंकि फैसला आ चुका है तो हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। और हमारा कोर्ट में भी गुजारिश यही थी कि जज साहब ने जिस फैसले लाहौर हाई कोर्ट की मैडम आयशा मलिक साहिबा के फैसले के ऊपर कहा है कि मैंने इसके तनाजुर में ये फैसला कर रहा हूँ, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं शायद क्योंकि उसके वेरी लॉस में जो चीजें कोर्ट ने हेल्ड की हैं उसमें तो ये लिखा गया है कि आप ये टेस्ट कर ही नहीं सकते, आप वेजिनिटी टेस्ट कर ही नहीं सकते बाय विर्चू आप उसी केस लॉ के जिस पे रिलायंस दिया गया है। एक बात। उससे आगे चलते हैं तो पंवर साहब ने भी इसको उठाया था। जी सर, पंवर साहब ने भी इसी बात को उठाया था। पंवर साहब ने भी इसी बात को जब उन्होंने पेश किया था तो ये साइटेशन पेश की थी तो उन्होंने ये पॉइंट उठाया था। जी तो इससे आगे चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को, माय लॉर्ड मिसेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी इस चीज को, जो उनकी लेटेस्ट जजमेंट है, इस बात का तयन कर दिया है कि मेडिको लीगल ऑफिसर की ड्यूटी क्या है। वो जब वो MLC मेडिको लीगल सर्टिफिकेट इशू करेगा तो उसने क्या क्या करना है और क्या क्या देखना है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं केस लॉ अगर आप कहेंगे तो वो भी आपने बढ़ के सुना लेता हूँ। कंटेंट्स जो उनका क्रक्स था उनका ये है कि 3 चीजें होनी है जो मेडिकल लीगल ऑफिसर जब चेक करेगा उसके बाद उस रिपोर्ट पेश करेगा, उसको सिर्फ 3 चीजों पे जाना है। नंबर 1 कि अगर कोई फ्रेश एक्ट हुआ है तो वो लिखेगा। नंबर 2 अगर कोई सॉइलिंग है, उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है केस लॉ में ओडिमा, अगर है तो वो देगा। और अगर कोई खुदा न खास्ता ब्लीडिंग है तो उसके बाद लिखेगा। इससे ज्यादा कि वो वर्जिन है नहीं है, 2 फिंगर टेस्ट, ये सारी चीजें कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दी हैं। मैंने कोर्ट में जब आर्ग्यू कर रहा था तो मैंने यही गुजारिश की सर कि बच्ची को रिकवर किए हुए मोर देन ऑलमोस्ट 50 डेज हो गए, तो पॉसिबल जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है कि फ्रेश एक्ट का होना बताया जाएगा। अगर कोई खुदा न खासा सोजिश है वो या ब्लीडिंग है वो बताई जाएगी। तो ये ट्रेसेस तो इस वक्त मिलने नहीं है। तो जो चीज मिलनी नहीं है तो उसके लिए कोर्ट का ऑर्डर करना, और स्पेशली तब कि जब बच्ची की सैंक्टिटी, उसकी मोडेस्टी को अगर हर्ट करना है तो ये एक तरीका है। अदरवाइज इसके करने से भी कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ के मुताबिक बाउंड कर दिया गया है कि मेडिको लीगल ऑफिसर इसके अलावा 3 चीजों के अलावा किसी और चीज पे रिमार्क्स दे नहीं सकता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कोर्ट में भी।